हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स पार्ट 1 की बात की थी, मीन्स फर्स्ट लेक्चर मैट्रिक्स चैप्टर का। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस एंड जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, और कुछ क्वेश्चंस भी उनसे रिलेटेड हमने किए थे। आज जो सेकंड लेक्चर है मीन्स मैट्रिसेस पार्ट 2, इसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में तो बहुत सारी टाइप्स आ जाती है, बट हमारे जो सिलेबस में या हमारे 12th लेवल तक जो है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और जैसे आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो और बहुत कुछ इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले जो बेसिक टाइप्स है उनकी बात करें, सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें रो वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रो की कोई ना कोई बात हो रही होगी। तो देखिए, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहा जाता है। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसका मतलब ये कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो बट रो हमेशा 1 होने चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। देखिए, रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स की बात करूँ, देखिए 2 -1 3, ये मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी है। इसके ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। रो मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें रो जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होती है, और जो वर्टिकल होता है वो कॉलम्स होते हैं। तो इसके ऑर्डर की बात करूँ तो इसमें 1 रो है एंड 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। तो इसमें हम लोग रो की बात करें तो इसमें कितने रो है, नंबर ऑफ रो 1 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो उसी को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 0 8, ये सब इसका है 1/2 ऑर्डर। इन सभी में ओनली 1 रो है, इसका मतलब ये किसके एग्जाम्पल हो गए, रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हो गए। सिमिलरली अगर हम लोग कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, वैसा ही जैसे रो मैट्रिक्स हमने पढ़ा वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब है, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और अ कॉलम वेक्टर। मतलब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो, रो चाहे कितनी हो बट नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मैट्रिक्स का। इसके ऑर्डर की बात करें तो नंबर ऑफ रो 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो नंबर ऑफ कॉलम इसका 1 है, इसीलिए ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, इसके ऑर्डर की बात करें तो 2/1 इसका ऑर्डर है, क्योंकि इसमें 2 रोज एंड 1 कॉलम है। 2/1 इसका ऑर्डर है, तो इसमें 1 कॉलम है, इसमें भी 1 कॉलम है। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स ये तो क्लियर हो गई होगी, बहुत ही आसान है। जो इसका नेम है उसी से ये सब कुछ हमें पता चल रहा है कि रो मैट्रिक्स है तो क्या इसका मतलब है, कॉलम मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा। आगे हम लोग बात करते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोलें या जीरो मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है नल एंड जीरो, इसका मतलब यहाँ जीरो की कुछ बात हो रही होगी। तो ध्यान से देखिए, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, अ मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स। मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो बट एलिमेंट्स सारे जीरो होने चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। और लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, इसके भी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। और ले लेता हूँ मैट्रिक्स, ये भी मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, इसके भी सारे एलिमेंट्स जीरो है, ऑर्डर चाहे इनका कुछ भी हो। जैसे इसके ऑर्डर की बात करूँ तो इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 3/2। चाहे ऑर्डर कुछ भी है बट इसमें सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो। जिनके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम लोग
कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशन है उसमें जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जीरो का यूज करते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। नल या जीरो मैट्रिक्स में जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे, चाहे इनका ऑर्डर कुछ भी हो। जैसे आपको ये लग रहा होगा ये तो रो मैट्रिक्स है, बिल्कुल रो मैट्रिक्स तो ये है ही, बट ये जीरो मैट्रिक्स भी है। आई बात समझ में? हाँ, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नेक्स्ट टाइप है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज लेस होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ रोज कम होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होने चाहिए। मैं एग्जाम्पल आपको देके बताता हूँ, ध्यान दें यहाँ पे एग्जाम्पल्स में। ये एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, 2 -1 3 5 6 8 2 1। इस एग्जाम्पल की बात करें, इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें रोज कितनी है 2 एंड कॉलम्स कितने हैं 4। मतलब इसका ऑर्डर है 2/4। तो इसके ऑर्डर में आप देखें नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी हो गई? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स से कम होने चाहिए, कितने भी कम हो बट कम होने चाहिए, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हाँ, आप लोगों ने इससे पहले जो रो मैट्रिक्स पढ़ा, तो रो मैट्रिक्स भी एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो सकती है। आई बात समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये मैंने लिख दिया 2 5 6, ये रो मैट्रिक्स तो है बट ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी है। दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा डिफरेंस है। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए, बट हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हम लोगों ने जब जनरल फॉर्म पढ़ी थी, जहां हमने ऑर्डर को m/n लिया था, तो ध्यान दीजिए जब भी मैं यहाँ कुछ एक्सप्लेन करूँगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ रो को मैं m कंसिडर कर सकता हूँ और नंबर ऑफ कॉलम्स को n। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आप इतना याद रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में ऑलवेज m इज लेस देन n होता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में ऑलवेज m इज लेस देन n होता है। इतना सा याद रखने पर आप इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। इसी तरह से वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें m इज ग्रेटर देन n हो जाएगा। मतलब क्या? नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा। यहाँ डेफिनेशन में देखें, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप समझ ही गए होंगे। मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ। इस मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर की बात करें तो 3/2 ऑर्डर है, क्योंकि इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ये 3/2 ऑर्डर हो गया। तो इसमें 3 इज ग्रेटर देन 2 है। 3 इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या हो? नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। हाँ, कोई कॉलम मैट्रिक्स भी वर्टिकल मैट्रिक्स हो सकती है। सपोज यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, तो ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स तो है बट ये वर्टिकल मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 2/1 है। इसमें 2 इज ग्रेटर देन 1 मीन्स नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम से, इसलिए ये वर्टिकल मैट्रिक्स होगी। क्लियर है इतना? हाँ, अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? इससे पहले हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ा और वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़ा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में m इज़ लेस देन n होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स में m इज़ ग्रेटर देन n होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में m इज़ इक्वल्स टू n होता है। m इज़ इक्वल्स टू n। आप समझ गए होंगे मैं m और n किसको कह रहा हूँ। m मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। आप याद रख सकते हैं जब m इक्वल्स टू n हो तो वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन में देखिए, अ मैट्रिक्स इन विच number of rows is equal to number of columns. A matrix in which number of rows
इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जिस मैट्रिक्स में इक्वल होंगे उसी को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें दोनों इक्वल होने चाहिए। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे इसके, ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, मतलब इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। यहाँ और एग्जाम्पल लेता हूँ 2 0 8 9 1 10 -1/2 5 6। इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो ये हो गया 3 बाई 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इस तरह 4/4 कुछ भी हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो। हाँ, आप लोगों के दिमाग में 1/1 भी आ रहा होगा, उसको मैं आगे अलग से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स जब मैंने अभी पढ़ाया उसके बाद मैं कुछ ऐसे मैट्रिसेस डिस्कस करने वाला हूँ जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही स्पेशल केसेस हैं। देखिए यहाँ पे जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ लिखा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स की बात तो यहाँ हो ही रही है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स मैंने लिखा है AIJ n/n। यहाँ जो भी मैंने लिखा है इसको आप जानते हैं, मैंने जनरल फॉर्म में समझाया था। AIJ यहाँ मैंने m/n लिखा था, मतलब नंबर ऑफ रो वहाँ m और नंबर ऑफ कॉलम n था। यहाँ मैंने n/n लिखा है, मतलब दोनों सेम है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर सेम लिखने के लिए मैंने इसको n/n लिखा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे n/n लिखा है। इट्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी, या फॉर ऑल बोल सकते हैं इसको। AIJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू J। अब इसका क्या मतलब है, ये सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 0 0 5 सॉरी 0 8 0 0 0 9। ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स को, ये 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही थी, मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो बना दिया है। इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिए, इसमें वो एलिमेंट 0 है जिसमें I और J इक्वल नहीं है। मैंने यहाँ लिखा AIJ इक्वल 0, मतलब इसके एलिमेंट 0 होंगे, लेकिन कौन से एलिमेंट 0 होंगे जिसमें I और J इक्वल नहीं होते। मतलब यहाँ जो चीज़ मैंने लिखी है ये इसकी पूरी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें उन एलिमेंट्स को 0 लिख रहा हूँ मैं जिसमें I और J इक्वल नहीं हो, उसी को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। समझाता हूँ। ये है A11 एलिमेंट, मैं इसके पास में लिख देता हूँ। ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A11 एलिमेंट, ये है A12 एलिमेंट, ये है A13 एलिमेंट, ये है A21 एलिमेंट, ये है A22 एलिमेंट, ये है A23 एलिमेंट, ये है A31, A32 और A33 एलिमेंट। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स को ये नेम लिखे हैं जो अब मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। और इसमें देखिए, इसमें I और J दोनों इक्वल है। यहाँ पे 2 2 I और J इक्वल है, और इसमें 3 3 I और J कैसे हैं, इक्वल है। और इनको छोड़कर बाकी सब में I और J डिफरेंट है। इसमें I और J डिफरेंट है और ये 0 है, इसमें I और J डिफरेंट है, ये इसकी वैल्यू 0 है, इसमें I और J डिफरेंट है, इसकी वैल्यू 0 है। इन तीनों में भी ऐसा ही है, I और J डिफरेंट है और उनकी वैल्यू 0 है। तो यही तो डेफिनेशन में कह रहे हैं कि I और J अगर डिफरेंट है, दोनों इक्वल नहीं है, तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। तो इसमें ऐसा ही हो रहा है, जब भी I और J इक्वल नहीं है उनकी वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है। और इसमें ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है जिसके एलिमेंट्स है A11, A22, A33, मतलब दोनों सेम होंगे, इनको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इनको हम लोग बोलते हैं लीडिंग, ये इसका डायगोनल है। कौन सा डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जब भी I और J इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। जब भी I और J दोनों इक्वल हो, मतलब दोनों को मैं I लिख रहा हूँ, जब भी ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स।
क्लियर हुआ ये? तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए, नहीं तो उसमें ये डायगोनल नहीं बनेगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ए आई जे एन बाई एन, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी इसमें नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। इस तरह से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है इसको। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस मैट्रिक्स के, तो ये 0 कब होंगे? जब आई और जे इक्वल नहीं हो। तो यहाँ पे वही एलिमेंट्स 0 है जिसमें आई और जे इक्वल नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा ये। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा और उससे पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा। तो मैंने कहा था स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ स्पेशल केसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। ये स्केलर मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ये क्यों है ऐसा अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस ही है, इसलिए यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है। स्केलर होने के लिए स्क्वायर जरूरी है, आगे भी कंडीशन अभी हम लोग देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन इसका ऑर्डर है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई डज नॉट इक्वल टू जे। इतनी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो ये डेफिनेशन तो बिल्कुल जैसा हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा था उतना ही है, बिल्कुल सेम है। इतना हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ रखा है, बिल्कुल सेम है। तो फिर नया क्या है? मैंने भी अभी आपको कहा स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, क्योंकि वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो फिर अलग क्या है इसमें? आगे देखिए, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन जीरो, मतलब इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं और नॉन जीरो होते हैं। जबकि डायगोनल एलिमेंट्स में जब हमने डायगोनल बनाया था, मैं बता देता हूं वापस, हमने जब डायगोनल मैट्रिक्स को लिखा था तो यहां पे ये जो एलिमेंट्स थे ये सेम होना कोई जरूरी नहीं था, डिफरेंट थे सारे। बट अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स की बात करता हूं तो स्केलर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सभी सेम होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यहां देखिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी आई डज नॉट इक्वल्स टू जे। जब आई और जे इक्वल नहीं हो वो एलिमेंट्स इसके 0 होते हैं, मतलब A1 2 0 होता है, A1 3 0 होता है, A2 1 A2 3 A3 1 A3 2। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब 0 होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। वैसा इसमें हो रहा है। तो नया चीज़ क्या है इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके सारे सेम एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स सभी सेम है, इक्वल है, नॉन जीरो है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो नई चीज़ क्या है, दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है, बट सेम है तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ आपके सामने जो मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, बट ये स्केलर मैट्रिक्स है। आई बात समझ में? जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो हमेशा स्केलर हो, ये जरूरी नहीं, बट जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स जरूर होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, और मैं कुछ ले लेता हूँ, सपोज मैंने 10 0 0 10, ये 2x2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें ये दोनों सेम एलिमेंट्स है, ये नॉन जीरो होने चाहिए। क्लियर है? ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन में इसी में कुछ छोटे से चेंजेस करूँगा, क्योंकि वो भी इसके सिमिलर ही है। इसलिए देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या चेंज करने वाला हूँ इसमें। हम लोग बात करने वाले हैं अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 9th नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन की अगर बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स AIGN/N इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स if aij equals to 0 for every I equals to j, इतना तो सेम है, and all the diagonal elements
ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, मतलब 1 के इक्वल होने चाहिए जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है। बस इतना सा इसमें चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। मैं अभी यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होने चाहिए। ये आपके सामने एक एग्जांपल लिया मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, और इसको ये जो स्पेशल केस है इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा 1 होना जरूरी है। अगर यहाँ 1 नहीं है तब ये आइडेंटिटी नहीं हो सकती। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने जरूरी है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ अगर 1 लिखता हूँ तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका ऑर्डर 3/3 है और इसका ऑर्डर 2/2 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर ये 3/3 ऑर्डर का है तो हम लोग इसको I3 बोल सकते हैं, और ये अगर 2/2 ऑर्डर का है तो इसको हम लोग I2 बोल सकते हैं। अगर 1/1 ऑर्डर की बात करें तो वो इस तरह का होगा, इसको हम लोग I1 बोल सकते हैं। ये भी एक 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल है। इसको भी हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कहेंगे। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 1/1 ऑर्डर के मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बाद में और बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वापस एक बार समझा देता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही काम में आने वाले मैट्रिक्स है, बहुत काम आएगी हमारे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ aij equals to 0 for every value of I does not equals to j and all the diagonal elements are equal to 1। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सभी 1 के इक्वल होने चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे ये जो नंबर यहाँ लिखा है ये एक्चुअली इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पूरा 3/3 ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 3 लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर तो होती ही है, ये हमें पता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 4/4 ऑर्डर की होती है हम लोग I4, आगे 5/5 ऑर्डर की I5, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें 2 टाइप्स पढ़ने हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, देखिए काफ़ी कुछ डेफिनेशन पहले अभी हमने डिस्कस किया उससे मिलती जुलती है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहाँ पे अ स्क्वायर मैट्रिक्स aij n/n क्लियर हो गया होगा अभी तक, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ aij equals to 0 for every या for all, इसका मतलब है for every या for all I is greater than j। इससे पहले हम लोग I does not equals to j लिखते आ रहे थे अभी तक, बट अभी क्या है, I is greater than j। जब I की वैल्यू j से ग्रेटर हो उस केस में aij की वैल्यू क्या होगी, 0। ये समझने के लिए हम लोग अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, या यूँ कह सकता हूँ ये इसमें इसकी पूरी डेफिनेशन आ गई है। एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें अगर ऐसा होता है तो वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे। मैंने यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स ली है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये है 3/3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो इन सभी एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए। इन सभी एलिमेंट्स को मैं इनकी लोकेशन लिख रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है 2, ये है A11 एलिमेंट, ये A12 एलिमेंट है, ये A13 एलिमेंट है, ये A21 एलिमेंट है, ये A22 एलिमेंट है, ये A23 एलिमेंट है, ये A31, A32, A33। इन सभी एलिमेंट्स में आप ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी I की वैल्यू j से ग्रेटर है उस केस में इनकी वैल्यू 0 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे I और j इक्वल है इसलिए ये 0 नहीं है। यहाँ पर I इज लेस देन j है, ग्रेटर देन नहीं है, I इज
लेस देन जे, मतलब 1 इज लेस देन 2, इसलिए ये 0 नहीं है। यहाँ 1 3 है मीन्स i इज लेस देन 3। यहाँ पर बात करें तो 2 1 मीन्स i इज ग्रेटर देन j है, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे i इज ग्रेटर देन j नहीं है। यहाँ पर i इज ग्रेटर देन j है इसलिए ये 0 है। यहाँ पर i इज ग्रेटर देन j है इसलिए ये 0 है। यहाँ पे तो इक्वल है, मतलब यहाँ पे ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें i इज ग्रेटर देन j है। इसी केस में इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो आप सोच रहे होंगे कि लोअर ट्राइंगुलर में क्या होगा, बिल्कुल लोअर ट्राइंगुलर में इस तरह नीचे एक ट्राइंगल बनेगा। चाहे अपर ट्राइंगुलर हो चाहे लोअर ट्राइंगुलर हो, इन दोनों में ये डायगोनल ज़रूर यूज़ होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्लियर हो गया होगा, एक बार वापस बता देता हूँ। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में अ स्क्वायर मैट्रिक्स aij n by n इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ aij इक्वल्स 0, मतलब उसका एलिमेंट 0 होगा। कौन सा एलिमेंट 0 होगा, फॉर एवरी i इज ग्रेटर देन j, जब भी i j से ग्रेटर होगा, जब भी i j से ग्रेटर, i मीन्स जो उसका रो का सीक्वेंस नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए कॉलम के सीक्वेंस नंबर से। i होता है सीक्वेंस नंबर ऑफ रो और ये होता है सीक्वेंस नंबर ऑफ कॉलम। तो जब भी रो का सीक्वेंस कॉलम के सीक्वेंस नंबर से ग्रेटर होगा उस केस में ये क्या होगा, 0, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर हम लोग लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, हम लोग अगर यहीं पे मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ही एक चेंज होगा, बाकी डेफिनेशन में सब कुछ सेम रहने वाला है, बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, i इज लेस देन j हो जाएगा, i इज लेस देन j। तो ऐसा होने पर इसके एग्जाम्पल में क्या इफेक्ट होगा उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को लिख रहा हूँ 2 0 0 2 0 0, मैं इसको वापस ही लिख देता हूँ पूरे एग्जाम्पल को। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ 5 0 0 2 6 0 8 10 0 सॉरी 9। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें जब भी i इज लेस देन j है उस केस में एलिमेंट की वैल्यू 0 है। यहाँ देखिए, ये तो a11 है जिसमें i और j इक्वल है, ये है a12, ये तो है a11, ये है a12, ये है a13। इन तीनों में देखिए तो यहाँ तो इक्वल है, बट यहाँ पे i इज लेस देन j, यहाँ पर i इज लेस देन j है, तो इसलिए इन दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है। यहाँ भी a21 a22 a23, इन तीनों में यही एक ऐसा है जिसमें i इज लेस देन j, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पे a31 a32 a33, इन तीनों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें i इज लेस देन j हो। तो यहाँ पे वही एलिमेंट 0 जिसमें i इज लेस देन j हो। जब अपर ट्राइंगुलर होगा तो i इज ग्रेटर देन j हो जाएगा, और लोअर ट्राइंगुलर तो i इज लेस देन j हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये जो लीडिंग डायगोनल है इसको यूज़ करके ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग लोअर ट्राइंगल, नीचे की तरफ बन रहा है तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्लियर हो गई होंगी। अब आगे एक और मैट्रिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने आपको कहा था 1 by 1 ऑर्डर को हम लोग अलग से लेंगे, तो उसको मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। इस एग्जाम्पल को रब कर देता हूँ। तो देखिए, हम लोग अब बात करते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स, 11th नंबर सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स की बात करें, अब मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अ मैट्रिक्स which has only one element is called सिंगलटन मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली
वन एलिमेंट, मतलब उसमें एक ही एलिमेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 2, इसका ऑर्डर है 1 by 1, इसमें एक ही एलिमेंट है, ऑर्डर की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। यहाँ पे सपोज मैंने 10 लिख दिया, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 by 2, यहाँ सपोज मैंने लिख दिया -√2। इन सभी को ध्यान से देखिए, सभी में एक ही नंबर है, यहाँ सिर्फ 2 है, यहाँ 10 है, या 1 by 2 है फ्रैक्शन में, बट है तो एक ही नंबर, ये यहाँ है -√2। तो इन सभी में 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1, ये सभी 1 by 1 है। तो सिंगलटन मैट्रिक्स में क्या होगा, हमेशा 1 by 1 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा, इसमें हमेशा एक ही एलिमेंट होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगी। एक चीज़ और हमें डिस्कस करनी थी, ये 1 by 1 ऑर्डर सिंगलटन मैट्रिक्स तो है, बट सिंगलटन मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसको ये सेटिस्फाई करता है हमेशा। दूसरी बात, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी पूरी तरह से फॉलो करता है, ठीक है। और अगर यहाँ 1 लिख दूँ तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये मैंने आपको बताया ही है। अगर सपोज मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ तो ये सिंगलटन मैट्रिक्स तो है, बट ये 0 मैट्रिक्स भी होगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स भी क्लियर हो गई होगी। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो है तो और भी, बट 12th तक बेसिक यही है जो आपके काम में आ सकती है। और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें कुछ स्पेशल टाइप्स यूज़ होगी, जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट किसी क्वेश्चन में यूज़ होगी, तो उसका नेम मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। क्लियर है ये। अब हम लोग बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब ये हुआ, कोई भी दो मैट्रिसेस है या मोर देन 2 मैट्रिसेस है, वो इक्वल कब होंगी, इसको हमें डिस्कस करना है। देखो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है AIJ, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, ये एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर मैंने लिया m/n। एक मैट्रिक्स है B, मैट्रिक्स B, इसको मैं बोल रहा हूँ BIJ, इसका ऑर्डर सपोज मैंने ले लिया P/Q। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, और ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर P/Q। कैसे भी मैट्रिक्स हो सकती है, बट ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकती है, इसको डिस्कस करेंगे। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल तभी हो सकती है जब इसके जो ये ऑर्डर है, ये दोनों ऑर्डर सेम हो, मीन्स इक्वल हो। ये दोनों ऑर्डर मतलब दोनों मैट्रिसेस के अगर ऑर्डर सेम हो, सिर्फ ऑर्डर सेम होने से नहीं होगा, और भी बातें अभी बताऊंगा। इनके पहली बात तो ये कि ऑर्डर सेम होने चाहिए, दूसरी बात एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, दूसरी बात एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। मतलब कोई भी दो मैट्रिसेस है या मोर देन 2 मैट्रिसेस है, उसमें एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और ऑर्डर्स भी सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब यही हुआ, इसके नंबर ऑफ रो, इसके नंबर ऑफ रो मीन्स P के इक्वल होने चाहिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। मतलब क्या, दोनों के ऑर्डर्स सेम होने चाहिए। M इज इक्वल्स टू P एंड N इज इक्वल्स टू Q, M इक्वल्स टू P, N इक्वल्स टू Q, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो ये क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स A है, ये एक मैट्रिक्स B ले रहा हूँ। ध्यान से देखिए, दोनों के ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे कैसे भी मैट्रिक्स हो, दोनों के ऑर्डर्स सेम है। ये भी 2/2 ऑर्डर का है और ये भी 2/2 ऑर्डर का है, और इनके एलिमेंट्स भी सेम है। एलिमेंट सेम होने का मतलब ये हुआ, इसका जो A11 एलिमेंट है इसके A11 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, इसका A12 एलिमेंट इसके A12 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, इसका 21 एलिमेंट इसके 21 के ही इक्वल होना चाहिए, इसका 31 इसके इसका 22 इसके 22 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। और देता हूँ एग्जाम्पल, इस केस में A और B कैसे हैं, इक्वल। और एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज कोई C मैट्रिक्स है मेरे पास और ये कोई D मैट्रिक्स है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ये है 1/3 ऑर्डर, ये भी है 1/3 ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, क्योंकि इसके A1 में 1 है, A12 में दोनों में 6 है और A13 में 8 है। तो यहाँ पर भी C और D कैसे हैं, इक्वल है।
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे क्वेश्चन बनते हैं, बट इस टाइप के नहीं, ये तो समझाने के लिए एग्जांपल लिया था। इस पे अगर पुराना रिकॉर्ड देखें बोर्ड का तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चंस बहुत बने हैं इस पे, मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है इसको छोटे क्वेश्चंस के लिए, बड़े क्वेश्चंस नहीं बनते इनसे। मैं एक एग्जांपल ऐसे ही ले लेता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए यहाँ पे गिवन दैट a is equals to 258x and matrix B is equals to 2y minus 1 c and 2। मैंने यहाँ पे दो मैट्रिसेस लिखे हैं, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं। इफ A equals to B then find the values of x, y and c। ये क्वेश्चन है जिसमें मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B आपको गिवन है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, ये गिवन है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड c। यहाँ पे जो अननोन वैल्यूज है x, y एंड c, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। ये दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है मैं यहाँ लिख देता हूँ 258x किसके इक्वल है? b मीन्स 2y माइनस 1 c 2, दोनों इक्वल है। अब हम लोग कंपैरिजन करके x, y, c की या कुछ और भी अगर इसमें ऐसा होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो अननोन हो तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ कंपेयर करके हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं इसको भी रब कर देता हूँ। अब देखिए इसका जो a11 एलिमेंट है इसके 11 एलिमेंट के इक्वल होगा, इक्वल है। इसका जो a12 एलिमेंट है इसके a12 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, मतलब 5 किसके इक्वल होना चाहिए? y माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए। जब 5 y माइनस 1 के इक्वल है तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल सकती है। कैसे? ये जो -1 है इसको हम लोग इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड, तो 5 ये -1 इधर ट्रांसफ़र होकर +1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू y उधर ही रह जाएगा। अब 5 + 1 होता है 6, तो y की वैल्यू हो गई 6, तो हमें y की वैल्यू मिल गई। और बात करते हैं आगे, a11 तो सेम ही है, a12 से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पर बात करें तो ये है a21 और ये है a21, तो दोनों इक्वल हैं, तो 8c के इक्वल हो जाएगा, मतलब 8 इज इक्वल्स टू c हो जाएगा। तो हमें c की वैल्यू भी पता चल गई। आगे हम लोग x की बात करते हैं, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, तो x इक्वल्स टू 2 हो गया। तो ये मैंने एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिया। ऐसे और भी क्वेश्चन आपके बुक्स में है, रेफरेंस बुक्स में है, इसको हम लोग आगे एक्सरसाइज के साथ में लेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको कंपेयर करना होता है और अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और ज़्यादा ही चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस ऐसे आने के। क्लियर है ये? तो हम लोग अब इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आज आप लोगों ने टाइप्स पढ़ा है, जो ये इक्वलिटी पढ़ा है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आपकी बुक से और रेफरेंस बुक से लेके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिस या ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से रिलेटेड ऑपरेशंस को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।